था दिल्ली एकेडमी पे। अब हम कर रहे हैं वीडियो का 4th पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं नर्वस शॉक की। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, नर्वस शॉक मतलब, ये जो नर्वस शॉक है, एक मिनट, इस नर्वस शॉक का मतलब है अर्लियर नो एक्शन कुड बी टेकन फॉर एनी मेंटल सफरिंग कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस। पहले क्या होता था कि जो नर्वस शॉक होता था उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता था, ठीक है। जो डिफेंडेंट रहता था उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिया जाता था। मगर यहां देखना, हाउ एवर इट इज नाउ रिकॉग्नाइज दैट इफ अ पर्सन और रीजन एक्यूट टू शॉक टू द नर्वस सिस्टम, द एक्टिविटीज of the body are impaired and incapacitated from functioning normally, there is a clear bodily injury। क्या मतलब हुआ भैया? देखो, ये तो जो लिखा हुआ तो किताबी बात हो गई। इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लो। एक व्यक्ति है, उसने क्या करा, उसने एक लेटर लिखा, या एक, हटाओ ये भी चलो, एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है। उसने बोला, उसने क्या बोला, बी को बोला कि भैया जो बी है, कि तेरे जो पापा हैं, बी का फादर कौन हुआ, सी हुआ। भैया बी, ए ने बोला बी को कि बी तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर टूट गया है। बी को झटका लगा है, बी बीमार हो गया। अब क्या होगा, यहां पर जो ए है, ये जो ए व्यक्ति था, ये जो ए व्यक्ति है, ये लायबल है किसके लिए? अब किसके लिए लायबल होगा? ये लायबल होगा बी के लिए, ठीक है। किसके लिए लायबल है? ये बी के लिए लायबल है, ये बी के लिए लायबल है, ठीक है, समझ आ गया होगा। चौथा देखो, चौथा आ जाता है अब हमारा नेग्लिजेंस। भैया जो वर्ड है ना नेग्लिजेंस, द वर्ड नेग्लिजेंस refers to the breach of legal duty to take care which result in damages to the plaintiff of negligence is the absence of legal। negligence का मतलब होता है भैया ध्यान नहीं देना, लापरवाही। क्या बोला मैंने? रिको, मेरे साथ बोलो, क्या बोला था मैंने? ध्यान नहीं देना या लापरवाही करना अपने काम में, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे नेग्लिजेंस। ये वर्ड, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, याद रखना। अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? लापरवाही, अपने काम में लापरवाही दिखाना नेग्लिजेंस है। एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, भैया नेग्लिजेंस तो है, समझ लिया मैंने, लापरवाही है, मैंने जो कहा वो तुम समझ गया। तुमने पूछा मेरे से कि भैया नेग्लिजेंस के एलिमेंट क्या है, मैं कहूँगा कि देखो भैया, ये जो है, ये जो 3 पॉइंट है, ये अगर आप प्रूफ कर दोगे तो आपका हो जाएगा कि मैं मान लूंगा कि ये नेग्लिजेंस है, कोर्ट मान लेगी कि ये नेग्लिजेंस है। कौन है वो 3 पॉइंट? आ जाओ, आधा नहीं छोड़ूंगा, वो भी बता देता हूं। क्या होगा? दैट देयर वाज एक्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर आउट बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। क्या मतलब? जो भी व्यक्ति था, जो भी डिफेंडेंट था, वो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा, जो भी प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, उसकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए ये काम करने की। समझ रहे हो? लीगल ड्यूटी, ये मेरी लीगल ड्यूटी है जो उसको करना ही पड़ेगी, तभी जो प्लेंटिफ है, कहाँ है प्लेंटिफ? ये रहा, ये जो प्लेंटिफ है ये तभी माना जाएगा। कैसे? वहां से एक आदमी निकल रहा है या बच्चा निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया साहब, बच्चे ने देखा। अब मैं कह रहा हूं कि भैया ये बच्चे दोषी पाया जाता है क्योंकि इसने मेरी मदद नहीं करी। भैया बच्चा मदद कैसे करेगा तेरी? वो कर ही नहीं सकता, वो लीगल ड्यूटी में ही नहीं आ रहा है उस। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? नेग्लिजेंस। वहां उस व्यक्ति, अगर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था जो मदद कर सकता था, अगर उसने नहीं करा तो ये लीगल ड्यूटी वाली बात हो जाती है। एक वैसे तो मानवता के तौर पर हर कोई करेगा, बाकी एक लीगल ड्यूटी में ये प्रूफ होना चाहिए, है ना, लीगल ड्यूटी बननी चाहिए। वहां कुछ मतलब नहीं चलता, कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ यही मदद कर, यही काम आएगा। नेग्लिजेंस में क्या काम आएगा कि लीगल ड्यूटी है कि नहीं है। अगर लीगल ड्यूटी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, मर गया हो तो भी फर्क नहीं पड़ता।
देखो दूसरा पॉइंट, देयर हैड बीन अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, जो भी ड्यूटी था उसका उल्लंघन हुआ हो, जो भी ड्यूटी थी उस ड्यूटी का उल्लंघन हुआ हो या फेलियर हुआ हो डिफेंडेंट की तरफ से, कि उसने जो रिजनेबल जो था वो नहीं लिया। ठीक है, अब उस जो रिजल्ट जो था, वो जो ब्रीच था, वो जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी का था, उसके रिजल्ट की वजह से, उसके रिजल्ट की वजह से जो प्लेंटिफ है उसको सफर करना पड़ा। अगर ये सब होता है तो मैं मानूंगा कि भैया ये नेग्लिजेंस है। अब आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इप्सा रेस इप्सा लॉक्यूटर, मतलब द मैक्सिम, इसका मतलब है कि द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, जो भी बातें हुई है वो अपने आप ही कहती है कि ये हुआ है। आए समझ में क्या बोला मैं? द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये जो लाइन है ना बेटा, ये नोट कर लेना, बस ये इतना ही नोट कर लेना कि द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। क्या मतलब? देखो एक रूल होता है जो देखो पहला जनरल रूल तो ये है कि जो भी बर्डन है वो नेग्लिजेंस है वो प्रूफ होना चाहिए प्लेंटिफ के ऊपर। अब अगर होगा कि अगर वहां पर है तो प्लेंटिफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूफ नेग्लिजेंस, जो प्लेंटिफ है उसको रिक्वायर नहीं। देखो नॉर्मल केस में ये होता है कि प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ता है कि नेग्लिजेंस हुआ है, पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस इप्सा लॉक्यूटर होता है इसमें प्लेंटिफ को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें प्लेंटिफ को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो बातें हैं वो अपने आप बोलती है। कैसे? एक व्यक्ति जा रहा था रोड पे, जाते जाते भैया माथा ऊपर से, बिल्डिंग का काम चल रहा था, बिल्डिंग से सामान गिरा, 1 मिनट के लिए मान लो सीमेंट की बोरी गिर गई, सीमेंट का बैग गिर गया, उसके सर पे गिरा, चोट आई है भैया बहुत बुरी। अब यहाँ प्लेंटिफ को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ फलाना फलाना हुआ है, इसकी ड्यूटी थी मेरा ध्यान रखने की, ना। यहाँ तो थिंग ही अपने आप बोल रही है भैया माथे पे गिर गया है, सीमेंट की बोरी गिरी है, उस फलानी जगह पे गिरी है, वो फलाना व्यक्ति वहां पहुंच गया है हॉस्पिटल, तो यहां प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो डिफेंसेस, देखो अब जब जब कोर्ट में आरोप लगेंगे तब तब डिफेंस जरूर आएगा, ये नियम है, ये लॉ का ही नियम है। जब जब आरोप लगेंगे तब तब डिफेंस जरूर आएगा। यहां पर भी कुछ डिफेंस आएंगे। क्या है पहला डिफेंस? अगर जो डिफेंडेंट है, जो आरोपी है वो मना कर देता है, वो डिनायल कर देता है कि भैया मेरी यहां पर कोई ड्यूटी नहीं बनती है प्लेंटिफ के लिए, तो केस ही खत्म। डिनायल बाय द डिफेंडेंट ऑफ फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, जो डिफेंडेंट है उसने ये मना कर दिया कि मैं रीजनेबल केयर लेने के उसमें ही नहीं हूँ, है ना, वो पात्र ही नहीं हूँ, तो केस खत्म हो जाएगा। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, सबको पता होना चाहिए वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या है। अगर नहीं पता है तो पहले वाली क्लास देख लेना, मैंने समझा रखा है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का क्या मतलब? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है कि आदमी जानबूझकर वो रिस्क लेने गया, उसका पता था कि मैं ये कर रहा हूं तो इससे चोट पहुंच सकती है, भैया जब तेरे को पता था तो करने ही क्यों गया? तो वो सामने वाला कहते हैं भैया वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, अब देखो, अब आ जाता है हमारा नुइसेंस। नुइसेंस क्या होता है? क्या नुइसेंस? नुइसेंस इज अ टॉर्ट मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस। नुइसेंस एक तरह का टॉर्ट है जिसका मतलब होता है अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ अ पर्सन, यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम ऑफ राइट और कनेक्शन विद इट। ठीक है, अगर तो ये एक तरह का टॉर्ट है जिसमें अनलॉफुल मतलब जो लो वाला काम नहीं है, जो गलत काम है, उस तरह का इंटरफेरेंस होना व्यक्ति के इंजॉयमेंट ऑफ लैंड या किसी भी तरह का उससे संबंधित काम, ये क्या होगा? ये न्यूसेंस होगा। न्यूसेंस 2 टाइप की होती है, याद रखने वाली बात है। न्यूसेंस 2 टाइप की होती है, यहां लिख देता हूं, राइटिंग इग्नोर करना, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, पापा डॉक्टर है मेरे। हाँ,
तो अब देखो, पब्लिक नुइसेंस कहाँ है, पब्लिक नुइसेंस, प्राइवेट नुइसेंस, दो तरह के हमारे नुइसेंस हो जाते हैं। पब्लिक नुइसेंस का मतलब क्या है, इट इज एन एक्ट और ओमिशन विच कॉज एनी कॉमन इंजुरी, डेंजर और एनॉयंस टू द पब्लिक और टू द पीपल हु ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विकिनिटी। इतने भारी भारी शब्द, घबरा गए होंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं बैठा हूँ। मतलब है कि ये ऐसा एक्ट है या ओमिशन है जिसमें जो कॉमन इंजुरी या जो डेंजर है वो एनॉयंस हुआ है पब्लिक को, और जो पीपल है उनको, जो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करते हैं, इसको हम नुइसेंस जो है वो इंडेंजर जो है वो हेल्थ के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, कंफर्ट ऑफ द पब्लिक के हिसाब से भी हो सकता है। अब अगर हमको प्रूफ करना है कि ये फलाना फलाना नुइसेंस है तो हमें ये फलाने जो पॉइंट है ये प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला क्या है, रॉन्गफुल एक्ट। अगर वो गलत काम है तो, अगर वो गलत काम नहीं है ना तो वो आप नहीं कह सकते कि ये भैया टॉर्ट में है या ये नुइसेंस है, भैया है ही नहीं अगर वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं है तो। जो भी वो काम कर रहा है उससे दूसरे को डैमेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंजरी होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, या लॉस होना चाहिए, या थोड़ी सी समस्या पैदा होनी चाहिए किसको, दूसरे लोगों को, सच एक्ट टू अनादर। जो भी इंजरी हो रही है वो डायरेक्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो भी इंजरी हो रही है वो डायरेक्ट होना चाहिए। The injury must be shown to be a public substantial character and not fleeting. जो इंजरी है वो सब्सटेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, फ्लीटिंग नहीं होना चाहिए। ये आपका डी पॉइंट भी, ये आपका सी पॉइंट भी क्लियर कर दिया है, डी पॉइंट भी क्लियर कर दिया। अभी क्या नया नया पेन टेप लिया है मैंने तो थोड़ी सी हैबिट नहीं अभी मुझे इससे लिखने की। अब आ जाते हैं हम प्राइवेट न्यूसेंस पे। अब प्राइवेट न्यूसेंस इज सम अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ अ मैन ओन प्रॉपर्टी। अ प्राइवेट न्यूसेंस इज अ सम अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है दूसरों को, या सम अनऑथोराइज इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर कॉजिंग डैमेज बट नॉट अमाउंटिंग टू ट्रेसपास। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब देखो एसेंशियल ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस में कुछ एसेंशियल बातें क्या है, देयर मस्ट बी इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर इट। जो भी वो कर रहा है उसमें कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए या कुछ राइट होना चाहिए। द प्लेंटिफ मस्ट शो टाइटल टू द थिंग टू विच द न्यूसेंस इज लाइकली एंड कॉज। जो भी प्लेंटिफ है, जो भी आरोप लगा रहा है, उसको ये शो करना पड़ेगा कि इसकी वजह से मुझे क्या क्या तकलीफ आ रही है, और जो एक्ट है वो एक कंप्लेंट जो है वो रिजल्ट जो है वो डैमेज होना चाहिए प्लेंटिफ को। बस इतना ही था आपकी आज की क्लास में। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि टॉर्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो ये बहुत बुरी बात होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नया वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ मैं। सो आई होप यू गाइस लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।